हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा जीके जीएस की जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, उसको हम लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस सेशन के अंदर में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस है उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ में अगर मैं आगे बढ़ूं फ्रेंड, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर में देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया, अभी अभी का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। देखिए, अब ये इंटरनल जस्टिस काउंसिल क्या होता है ये आप लोगों को समझने वाली बात है। ठीक है, आंतरिक न्याय परिषद। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की आंतरिक न्याय परिषद क्या होती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय परिषद क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी, यूएनओ की स्थापना 1945 के अंदर में। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ताकि वापस से वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए और देशों के बीच में कॉपरेशन हो। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, यूएन यूनाइटेड नेशंस के अंदर में भी अगर कोई डिस्प्यूट है, इंटरनल डिस्प्यूट, देखो इंटरनल का मतलब क्या होता है भाई, अंदर के तौर पे अंदर ही अंदर में कोई डिस्प्यूट है स्टाफ के अंदर में या कोई और डिस्प्यूट है, तो अंदर के अंदर ही उसको सुलझाना है ना, दूसरी कोई कोर्ट में थोड़ी जाएंगे, कोई देश की कोर्ट के अंदर में। इंटरनल डिस्प्यूट है तो इंटरनल तरीके से जो है उसको सुलझाना पड़ेगा। तो इंटरनल जस्टिस काउंसिल बनाया गया है जो अंदरूनी मामलों को सुलझाता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदरूनी मामलों को। ठीक है, तो हर बार क्या होता है कि कोई ना कोई उसका चेयरपर्सन होता है, ठीक है, इस काउंसिल का जो जस्टिस करती है उसका। तो हमारे भारत के जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, उनको नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरपर्सन। तो वो है मदन बी लोकुर, ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स एग्जाम्स के अंदर में, ये वाला आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा, ये याद रखिए प्लीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करिए। और हर एक बच्चा जो है इंटरनल जस्टिस काउंसिल मदन बी लोकुर ये कमेंट में लिख ही दो। मेरे हिसाब से तो आप लोगों के लिए पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बन जाती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के जो है हमने कम्युनिटी में भी इसको डाला था। ठीक है, तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो भी आपको कम्युनिटी में दिखता है उसको लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, यही एक तरीका होता है कि यूट्यूब आप लोगों तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो सेशन को भी लाइक करिए, और ये जो आपको टीचिंग परीक्षा का ये जो दिखता है ना इसके अंदर, इसको भी लाइक करते रहा करिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद जो है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए, ये जो है फ्रेंड्स कब तक रहेंगे, तो ये आपको याद रखना है 2028 तक रहेंगे। ठीक है, 2028, 12 नवंबर 2028 तक का इनका कार्यकाल रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप लोगों ने। बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आप लोगों को पता है, जितने भी लोग कल बैच में थे, ठीक है, हमारी कल से जो है फ्रेंड्स स्टार्ट हो गई है हमारी न्यू बैच के अंदर में, मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। कल हम लोगों ने बिहार जी के स्टार्ट कर दिया है। कितने लोग थे कल क्लास के अंदर में। ठीक है, आपको पता है हमने बहुत ही यूनिक तरीके से बहुत सारी चीजें पढ़ी है हम लोगों ने, है ना। तो बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो हमने देखा था कि हमारे जो हमारा जो भारत है, अगर ये पूरा का पूरा मैं इसको मान लू, तो बिहार जो है, ओके, वो पूरे भारत के एरिया का केवल 2 ठीक है 86% जो है वो कवर करता है। 2.86%, ये याद रखना है आप लोगों ने, 2.86%। ये बात हो गई एरिया की। एरिया, अगर आपसे पॉपुलेशन के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये भी मैंने आप लोगों से कहा था कि पॉपुलेशन का भी याद रखना आप लोग, जनसंख्या, पूरे भारत की कितनी जनसंख्या कवर करता है। ठीक है, तो 8.58% जो है पूरे भारत का कवर करता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरिया के हिसाब से पूछे तो 2.86% पूरे भारत का, और वही बात करें पॉपुलेशन की तो 8.58। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, दोनों ही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई के अंदर में आ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बता रहा हूं, और मल्टीपल टाइम्स आया है, ऐसा भी नहीं कि एक बार, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को आप लोग, ताकि आप लोग याद रहे। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को एक चीज और बताया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों से कभी भी पूछूंगा, ठीक है, आप लोगों को मैंने चैलेंज किया था कल पेड क्लास के अंदर में, कि मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि बिहार जो है वो कितने में नंबर का राज्य है, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में।
ठीक है, तो चलिए बताइए बिहार क्या पूरे भारत में पहले नंबर का राज्य है पॉपुलेशन के मामले में, कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवे, कितनेवें नंबर पे आता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 12वें नंबर पे जो लोग बोल रहे हैं ना, मैंने कल रात में ही कहा था कि उन लोगों को डायरेक्टली आईएएस घोषित कर देंगे अपन लोग। ठीक है भाई, वो एरिया के हिसाब से, मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो थर्ड नंबर के ऊपर में। ठीक है, तो बिहार जो है वो थर्ड नंबर के ऊपर में है। ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन के मामले में बिहार। चलिए, अब मैंने आपको याद करवाया 5, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन, और आज रात की क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन रिवील कर दिया है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा भी। कल रात में बोला था ना आपसे कि क्रोनोलॉजी में पूछूंगा मैं, तो मैं एक रिवीजन करा देता हूं आपके लिए। फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, ठीक है, फोर्थ पे कौन है और फिफ्थ पे कौन है, ये याद रख लीजिए। हम हाई लेवल की पढ़ाई करेंगे, ये रैंक के लिए पढ़ाई है आप लोगों की। ठीक है, सिलेक्शन के साथ में। तो पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया कि यूपी है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार, ये याद रख लिया आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में चौथे नंबर पे बारी आती है आप लोगों की वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और फिर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पांचवें नंबर पे आंध्र प्रदेश। ऐसे आप लोगों ने याद रखना था। तो ये पहले 5 जो है राज्य है जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार, ये याद रखना था आप लोगों ने। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, 6 मिनट के अंदर में हम लोग जो है लगभग 2000 बच्चे यहाँ पर में लाइव जुड़ चुके हैं। ठीक है, और 1150 बच्चों ने लाइक भी कर दिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, एक बार हाथ भी ऊपर कर दीजिए प्लीज। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर में कितने बच्चे जो इस पूरे के पूरे सेशन को प्रतिसाद दे रहे हैं अपना, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं। हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसी ही एनर्जी के साथ में आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक है, जल्दी जल्दी से। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे जो हाथ ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, मैं देख भी पा रहा हूँ उन लोगों के नाम जो यहाँ पर में कंटिन्यूअसली हाथ ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिए एक क्वेश्चन, अब ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, ये कल रात में जिस भी बच्चे ने लेक्चर देखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो झारखंड के साथ में और उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, दोनों के साथ में। पोल आ गया है आप लोगों के पास में, पोल के अंदर में भी आंसर कर देंगे सभी लोग। ठीक है, 1475 लाइक्स हो चुके हैं, 25 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से। जल्दी से सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से, यहाँ पर मैं बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ में सीमा साझा करता है? ठीक है, तो आंसर आप लोगों के आ रहे हैं। कल रात में मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया था, चारों दिशाओं की चीजें याद करवाई आप लोगों को एकदम मैंने। ठीक है, तो आप लोग में से, ठीक है, 79% लोगों ने अब तक सही आंसर दिया है। कमेंट में नाम भी लिखते जाएंगे आप लोग, ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। तो रोहतास वो जिला है। मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखेंगे कि ये पूरा बिहार है आपका, बिहार उत्तर जो है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऐसे 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ में 8 राज्य अपनी 8 जो है जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, और झारखंड के साथ में भी 8 जिले। तो ऐसा कौन सा जिला है जो दोनों के साथ में सीमा साझा करता है? तो वो है आपका, ठीक है, यहां पर मैं आप देखोगे रोहतास जिला, जो यूपी के साथ में भी करता है और झारखंड के साथ में भी करता है। ठीक है, दोनों के साथ में एकमात्र जिला है आपका। ठीक है, तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को कल रात में बताया था कि जब, जितने भी बच्चे कल रात में थे ना क्लास के अंदर में, वो याद रख पाएंगे इसको, आप मेरे को कमेंट करके बताना, कि जब झारखंड और बिहार दोनों एक ही राज्य थे, उस समय में बिहार में कितने जिले हुआ करते थे? ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आगे जाकर एग्जाम के अंदर में। कमेंट में आंसर मेरे को कर दीजिएगा अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो। जब झारखंड और बिहार, मतलब 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में कितने जिले थे? कल रात में जितने भी बच्चे थे वो आंसर कर पाएंगे। और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, कितने जिले बिहार को मिले, कितने झारखंड को मिले, और अभी प्रेजेंट में कितनी संख्या, ये सभी आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मैं की के पहले बिहार आ जाएगा। यहाँ पर मैं बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम चौड़ाई क्रमशः कितनी है? चलिए बताइए जल्दी से। आशीष कुमार जी, देखिए जो कंप्यूटर टीचर है उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो अभी फाइनल हुई नहीं है पूरी की पूरी, लेकिन जहां तक चांसेस है आप लोगों का कि आपको जो जो भी है जिन्होंने कंप्यूटर के कोर्सेज किए हुए उन लोगों को अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा ने इसी वजह से आप लोगों को पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से जो है पश्चिम के तरफ में जो लंबाई है, ठीक है, पहली बात हम लोग उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 445 किलोमीटर की है।
ठीक है, और अगर मैं बात करूं पूरब से पश्चिम की, ठीक है, तो 843 किलोमीटर की है। मैंने कल आप लोगों से एक सवाल पूछा था, ठीक है, मैं एक बार दोहरा देता हूँ सवाल आप लोगों से। मैंने पूछा था एक स्टेटमेंट कि भाई जो जो बिहार है, ठीक है, उसका उत्तर से दक्षिण जो है विस्तार पूरब से पश्चिम के विस्तार से बड़ा है, ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कल रात में मैंने आपसे प्रैक्टिस के लिए पूछा था ना, ठीक है, आप लोगों ने आंसर भी किया था, कई सारे लोगों ने सही आंसर किया था, कई लोगों ने गलत आंसर किया था, ठीक है, फिर बाद में आपको समझाया था मैंने। तो अब आप लोग बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। तो आप यहाँ पर में देख सकते हो कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक 345 किलोमीटर है, ठीक है, पूरब से लेकर, ठीक है, पूरब से लेकर पश्चिम तक 483 किलोमीटर का है ये, ठीक है। चलिए नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी के सभी लोग। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है, बताइए। देखिए धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की सामान्य दर क्या होती है? ठीक है, 1 डिग्री। देखो आपको क्या करना है, भूगर्भ की ओर जाना है, मतलब नीचे की तरफ आप जा रहे हो। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, धरातल के अंदर में जब आप 8 किलोमीटर तक जा रहे हो ना, तो क्या होता है कि हर 32 किलोमीटर 32 मीटर के ऊपर में, 32 मीटर के ऊपर में आप लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, ठीक है, वो लगभग जो है आप लोगों को यहाँ पर में मिलेगा, ठीक है, वृद्धि के साथ में मिलेगा आप लोगों को। तो जैसे जैसे आप नीचे के अंदर में जाते हो, पृथ्वी के धरातल में केंद्र की ओर जाते हो, भूगर्भ की ओर जाते हो, ठीक है, तो आपको हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान का बढ़त जो है मिलेंगी। कहां तक मिलेंगी? आपको लगभग 8 किलोमीटर तक मिलती है। उसके बाद में वो मतलब समान नहीं रहती, कभी भी कितना भी टेम्परेचर जो है कम ज्यादा हो रहा है वो अलग अलग होता है। 8 किलोमीटर तक लगभग जो है फ्रेंड्स आपको ये वाला पैटर्न देखने के लिए मिलता है, 1 डिग्री सेल्सियस हर 32 मीटर के ऊपर में, ठीक है, तो हर 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान बढ़ेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखेंगे आप सभी के सभी, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना बन जाती है आप लोगों की। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है, सभी लोग, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात तो 1699 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। देखिए क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन आया 22/12/2024 को, ठीक है, 22/12/2024 को ये क्वेश्चन आया। अब इसका आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है, इसको देखिए आप लोग, सिमलीपाल, ये क्वेश्चन कब आया है एक बार पहले ये लिख दो। मैं आपको पता है मैं बिना मतलब के कोई भी बात आप लोगों से बोलता नहीं हूं, ठीक है, 22/12/2024 मतलब केवल 2 दिन पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर में। सिमलीपाल, नौकरेक, अगस्त्य मलाई, मानस, केरला, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने ये क्वेश्चन? पूरा अच्छे से देख लीजिए, एक एक पॉइंट देख लीजिए आप लोग, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। ये आप लोगों का 22/12/2024 लिख दो एक बार, 22/12/2024 को आया क्वेश्चन, 2 दिन पहले आया है क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में 15/7/2024 मतलब 15 जुलाई को ये टीचिंग परीक्षा पे दानिश सर आपको क्वेश्चन कराते हुए, नौकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्य मलाई, और ऑप्शन देखिए आप लोग, बिहार के स्टाइल के अंदर में पढ़ाया था, उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में। एक भी पॉइंट अगर अलग है तो बता दीजिए आप लोग, एक भी पॉइंट अगर अलग है, एज इफ के टीचिंग परीक्षा की स्लाइड से क्वेश्चन बना है, ठीक है, एक भी पॉइंट। नौकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्य मलाई है, ठीक है, नौकरेक, मानस, सिमलीपाल, अगस्त्य मलाई। यहां पर में केरल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय है, ठीक है, केरल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। कल रात में मैंने आप लोगों को 5 बजे वाली क्लास के अंदर में भी दिखाया था क्वेश्चन, है ना। तो आप एज इट इज क्वेश्चन जो है फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा आप लोगों का प्यार जो है ना, वो इतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स अभी भगवान की दया से आप लोगों के प्यार से इतना ज्यादा बरस रहा है अभी, ठीक है, कि आप देखिए टीचिंग परीक्षा के क्वेश्चन एज इट इज आ रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचिंग परीक्षा के साथ में आप कई सारी जॉब्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस। और कल रात में मैंने आप लोगों को बताया भी था पेड क्लास के अंदर में भी कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले आगे में।
तो अब आप लोग आंसर करेंगे इसका। देखिए यहाँ पर मैंने बताया नौकरेक मेघालय के अंदर में है, मानस आसाम के अंदर में है, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर में। ये आपको जो है फ्रेंड्स 15/7/2024 को ही पढ़ा दिया था मैंने, आप देख सकते हो। क्लास अभी भी मौजूद है यूपी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में भी, ठीक है। पेड क्लास में भी करवाया था ये। नौकरेक मेघालय, मानस आसाम, सिमलीपाल उड़ीसा, अगस्त्य मलाई केरल और तमिलनाडु दोनों में है, केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक है। वहां लिख भी दिया था मैंने, केरल प्लस तमिलनाडु दोनों के अंदर में है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। सिमलीपाल उड़ीसा, नौकरेक मेघालय, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु प्लस केरला, ठीक है, और मानस आसाम। आप लोग बता दीजिएगा आंसर क्या हो रहा है, कमेंट के अंदर में आंसर करके बता देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोगों की भी एग्जाम क्लियर हो जाए, आप लोग भी जो है आगे बढ़ जाए, तो आप सभी के सभी टीचिंग परीक्षा के साथ में जरूर जुड़िए, क्योंकि ये एक फैसला आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है, आपकी, आपके परिवार की, आपके आने वाले भविष्य को जो है और ज्यादा सुखदायी बना सकता है, ठीक है। चलिए, आपको प्रूफ दिखा दिया है मैंने डायरेक्टली, ठीक है। और ये टीचिंग परीक्षा के चैनल पर अवेलेबल है, मैं तारीख के साथ बता रहा हूं, आप जाकर देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 15 मार्च 2024 को टीआरई का लीक पेपर, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ठीक है। बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, ये क्वेश्चन आया, ठीक है आप लोगों का। बिल्कुल क्रिक इन्फो फैन पेज जी, ठीक है। आपको कल आपका जो आप बोल रहे हो ना, कल आपका वो सपना पूरा हो जाएगा कल ही। देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जब मैं बात करूं आप लोगों से, तो बिहार और बंगाल को अलग करने की जो बात हुई थी आप लोगों की, वो हुई थी 1 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 1912 को, ठीक है। कल मैप भी दिखाया मैंने आप लोगों को पूरा कि किस तरीके से मैप में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड आज का पार्ट जो है, आज का बांग्लादेश, वो पूरा एक ही बंगाल प्रांत हुआ करता था, ठीक है। तो बिहार को अलग कर दिया गया उससे, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को। तो यहाँ पर मैं दिया नहीं है, तो आंसर उपरयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। ए आंसर जिसने भी लगाया है वो सबका गलत है, ए आंसर लगाने वालों का, क्योंकि उस समय में बंगाल का बंटवारा हुआ था, बंगाल का बंटवारा हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 16 अक्टूबर 1905 को वो बंटवारा अस्तित्व में आया था। लेकिन जब बात हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे जो है कि बिहार को कब अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1912। सभी लोग लिख देंगे कमेंट में 1 अप्रैल 1912 को, लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। 17 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स 3000 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं, 1926 लाइक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम लोग टारगेट रखते हैं कि 2000 प्लस लाइक्स हो चुके हो, ठीक है। क्या आप लोग कर दोगे, ठीक है, सभी लोग मिलकर। ये आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर मैं पूरा ड्रॉ करके बताया मैंने कि मान लीजिए आप लोगों का पूरा बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि बिहार जो है इसको अलग कब किया गया था, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस को 2 मार्च को जो है घोषणा हुई थी 1912 को। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया था आप लोगों का, ये अस्तित्व में आया था, सर लिख दीजिए प्लीज, यहाँ पर मैं ये घोषणा दिख रही है आप लोगों को। और ये घोषणा होने के बाद में लागू कब हुआ था, ये तो लागू हुआ था 1 अप्रैल, ठीक है, 1912 को। ये पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है आपको। टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन, अब सिलेक्शन के साथ में रैंक भी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में कर देंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं हमारे, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था, ठीक है। कौन सा एक्ट था जिसके तहत ईसाई मिशनरीज पर जो गतिविधियों पर एक्ट लगी थी, रुकावट लगी थी, कि भाई वो धर्म का प्रचार प्रसार करने में उनको थोड़ी सी दिक्कतें जो आती थी, ठीक है, भारत के धर्म के मामलों में वो हस्तक्षेप ना करे, उसको हटा दिया गया। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, तो वो एक्ट था चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतना हार्ड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर में। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। मैं आप लोगों को जो जितने भी कानून बने हैं अंग्रेजों के समय में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जब ब्रिटिश शासन को दे दिया गया 1858 के अंदर में, उसके बाद में जो कानून बने हैं उसके अंदर में भी दोनों ही तरीके के कानून में पढ़ाता हूं आपको। मैंने टीआरई 3 में भी पढ़ाया था, टीआरई 4 के अंदर में भी पढ़ाया मैंने, न्यू बैच में भी मैं पढ़ाने वाला हूं। जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएंगे, ठीक है, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन टफ है करके, लेकिन पढ़ाई जरूरत है आपको। ये सारी चीजें जो बनते हैं क्वेश्चन वो मैं आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों का कि धार्मिक धर्मांतरण में जो एक्टिविटीज होती है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाने की जो एक्टिविटीज होती है, उसमें
जो है जो रोक थी क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर में, क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक, उनको चार्टर एक्ट 1813 के जरिए हटाया गया था, ये पाबंदी उनके ऊपर से। तो मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको क्यों पढ़ाने वाला हूँ ये चीजें, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय जो है वो पीवाईक्यूज देखने के अंदर में गुजारा है। ठीक है, आप यहाँ पर मैं देख सकते हो DSSB TGT सोशल साइंस का ये क्वेश्चन था आपका, फीमेल शिफ्ट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म में फैलाने की अनुमति दी गई? अब आप लोग आंसर कर सकते हो। तो जो भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, ये आप लोग वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक का नाम है हाउ टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स। आप देख पा रहे होंगे आपके ऐप के ऊपर, आपके स्क्रीन पर। उस पर क्लिक करोगे आप तो एक पेज खुलकर आएगा जिसमें सारे कोर्सेस है टीचिंग परीक्षा के। ठीक है, इन सारे कोर्सेस के अंदर में से जो भी कोर्स आपने लेना है उस कोर्स को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप उस कोर्स को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आपके सामने वो पेज खुलकर आ जाएगा उसको बाय करने का, जो भी है, चाहे पीआरटी हो, एसएसटी 6 to 8 हो, 9 10 हो, जीएस हो, 11 12, कुछ भी हो आपका, आप उसको भर दीजिए फॉर्म को। 4 चीजें भरनी है केवल। ठीक है, वहां बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है आप लोगों का, आप इस पर क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे, पेमेंट करनी है और बस। ठीक है, ये देखिए पेमेंट का पेज आ गया आपके सामने। जैसे भी आपको सुविधा होती है उस हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, यूपीआई के थ्रू या जिसके भी थ्रू आपको करना है। ठीक है, पेमेंट किया, डन, कोर्स आपके ऐप में ऐड। इतना आसान है। ठीक है, एग्जामिनर आपकी क्लास देखकर ही पेपर बनाते हैं सर, शिखा शिखा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल शिखा जी। ठीक है, हम एग्जामिनर के माइंड को पढ़ लिए है अभी। चार्टर अधिनियम ईसाई मिशनरी को धर्म फैलाने में मदद अनुमति दिया 1813 का। कितने लोगों ने सही आंसर कर दिया था? अभी हाथ ऊपर कर देंगे एक बार मेरे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज अंकलेश्वर ऑयल फील्ड लोकेटेड? बीपीएससी टीआरई 2.0 का आप लोगों का ये क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों का कोई जो है आंसर सही आया है। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स की अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस में स्थित है? बीपीएससी टीआरई 2.0 का ये आप लोगों का क्वेश्चन है, तो आंसर गुजरात हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ठीक है, कुछ चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर खंबात ऑयल क्षेत्र आप लोगों से बोला जाए, ऑयल एरिया कहाँ पर में? खंबात की खाड़ी, ऑब्वियस बात है गुजरात के अंदर में। कलोल आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आपका गुजरात में है। और यहाँ देखिए अंकलेश्वर जो है ऑयल फील्ड है, अंकलेश्वर तेल जो है क्षेत्र, ये आपका ये भी गुजरात के अंदर में है। ठीक है, मुंबई हाई बोला जाए तो ये महाराष्ट्र के अंदर में मिलेगा आप लोगों को। वही अगर आप लोगों को देखें यहाँ पर में अगर हम लोग यहाँ पर में देखेंगे मोरान, ठीक है, हुगरी जान, मोरान हुगरी जान आसाम के अंदर में, डिगबोई कहां पर में? आसाम के अंदर में है, और नाहर काटिया आसाम के अंदर में। तो प्लीज इनको याद रखिए आप लोग, ये ऑयल फील्ड है, इंडियन ऑयल फील्ड जहां से तेल निकलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं आपके। एक एक पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर में आप लोग। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके ऊपर में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो बनाते देता रहूंगा आप लोगों को। तो अंकलेश्वर जो है फ्रेंड्स आपका लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है गुजरात का आप लोगों का, ये भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर में गुजरात के आपके। ठीक है, जामनगर रिफाइनरी आप लोगों की, जामनगर गुजरात के अंदर में है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वाली, और जामनगर रिलायंस यहाँ से निकालता है तेल। ठीक है, नयारा एनर्जी रिफाइनरी, नयारा के आप लोगों को पता है पेट्रोल पंप है, वडीनार गुजरात से निकालता है वो तेल। गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी है भटिंडा पंजाब के अंदर में। मनाली रिफाइनरी है, ठीक है, ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल जो है ये तेल निकालता है। ठीक है आप लोगों का, ठीक है, चेन्नई के अंदर में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नुमालीगढ़ कहां पर में? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, ठीक है, नुमालीगढ़ आसाम के अंदर में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, बारमेड़ राजस्थान के अंदर में है। मथुरा रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पर में तेल संशोधन करता है अपना, मथुरा के अंदर में। और बरौनी रिफाइनरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बरौनी बिहार के अंदर में। जल्दी बताइए बरौनी नाम का जगह कौन से वाले जिले के अंदर में? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बरौनी। 6 to 8 की बैच के लिए कितना है सर? प्रतिमा जी आपको सारी जानकारी जो है ना, नीचे में आप जो नंबर है उसके ऊपर में कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? देखिए स्वराज दल, आपको पता है फ्रेंड्स, स्वराज दल जो है ये स्वराज पार्टी जो बनी थी ना, स्वराज पार्टी, ठीक है, ये बनी थी आप लोगों की फर्स्ट
जनवरी, ठीक है, 1923 के अंदर में, 1923 में ये बनाई गई थी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे जो लोग थे उनके द्वारा। उसमें बिहार का जो उसकी शाखा थी वो किसने स्थापित की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने स्थापित की थी। स्वराज दल या स्वराज पार्टी जो है, इनका उद्देश्य था कांग्रेस में रहते हुए, ठीक है, एक और पार्टी बनाना ताकि वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया हुआ था। स्वराज पार्टी वाले जो लोग थे वो चाहते थे कि चुनाव भी लड़ा जाए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाया जाए, ठीक है, जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उनमें जाया जाए और वहां पर में जाकर अपनी बात रखी जाए। तो श्री कृष्ण सिंह भी उन्हीं स्वराज पार्टी के जो विचारक थे उन लोगों से प्रभावित थे। इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी बिहार के अंदर में। 68वीं बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वापस से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। 3400 बच्चे देख रहे हैं, 2262 लाइक्स है, बहुत नाइंसाफी है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज शाम में, ठीक है, आप लोगों का जो है जो पेड क्लास है उसके अंदर में जो बिहार जी के कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैं आपके आज रिवीजन भी लेने वाला हूं। आप लोगों को बोला था, आपसे प्रॉमिस दिया था मैंने कि आज आप सारे लोग पढ़कर आएंगे, और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स हम लोग आज एडवांस वाला जो है उसका पोर्शन भी पढ़ेंगे। तो जितने भी लोग हैं आज 9:30 बजे जरूर जुड़ जाएंगे टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, जितने भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं ऐप पे। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से जल डमरू मध्य क्या होता है, तो पहली बात तो जल डमरू मध्य क्या है कि भाई ये एक जल का बड़ा सा स्रोत है, ठीक है, और यहाँ पर में एक जल का बड़ा सा स्रोत, कोई महासागर सागर हो सकते हैं दोनों, इन दोनों को जो जोड़े हुए है ना उसको जल डमरू मध्य बोला जाता है, इसको जो इन दोनों को जोड़े हुए है, ठीक है। आपको पता है फ्रेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आप लोगों की प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के में से जाती है। तो आर्कटिक महासागर, ठीक है, और प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा जो है, उन दोनों को जो जोड़ता है वो है बेरिंग जलडमरू मध्य। मैप के थ्रू दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से जाती है, ठीक है, ये हमारा ये 2D में दिख रहा है, अगर 3D में आप देखोगे तो यहाँ से जाती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। यहाँ पर में आपका रशिया है, यहाँ पर में इधर साइड में एशिया, इधर साइड में आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इधर साइड में। तो ये आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन उनके बीच में यहाँ पर में बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग स्ट्रेट जिसको बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहीं से जाती है, तो बेरिंग स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे पास में, देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जा रही है और यहाँ पर में बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है। तो बेरिंग जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे ज्यादा पास में है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, डायरेक्ट पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है फ्रेंड्स मिलियन किलोमीटर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि 15 करोड़, लगभग लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, ये है लगभग लगभग। वही अगर मैं बात करूं मिलियन के अंदर में, तो 15 करोड़ को अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, 15 करोड़ को अगर आपको कन्वर्ट करना है मिलियन में, तो ये आप लोगों का 150 मिलियन हो जाएगा, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो 150 मिलियन किलोमीटर, सिंपल। ये आपका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि हर 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ होता है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 CR, ठीक है। तो 100 मिलियन का मतलब होगा 10 करोड़, ठीक है। तो 150 मिलियन का मतलब हो जाएगा, 150 मिलियन का मतलब हो जाएगा 15 करोड़, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, मिलियन में अगर पूछे तो आप लोग आंसर कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1863 में, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? वेरी 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 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2492, 8 लाइक्स दूर है हम लोग, अब 7 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में हमारे 2500 से। जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए 1863 में किया था, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये आप लोगों का, ठीक है, अपने आप में एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उसके बाद में देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है।
सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है इन्होंने 1863 के अंदर में जो है इंडियन सिविल सर्विसेज पास की थी। ठीक है, ये लंदन में होती थी एग्जाम उस समय में। ठीक है, और ये पास करने वाले प्रथम भारतीय थे ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर। प्लीज इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, 1863 में, ये ईयर भी पूछा जाने की संभावना है, ईयर। ठीक है, और सत्येंद्र नाथ ठाकुर है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा के लिए। आपको याद हो जाएगा ना, तो आप लोग जो है कोई भी किसी भी तरीके से फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है आप लोगों को, इनका सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है, आपको पता है ठाकुर को अंग्रेजों ने टैगोर भी कर दिया था, तो कई बार सत्येंद्र नाथ टैगोर भी बोला जाता है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, और उनको कहां पर में दिया गया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कैडर दिया गया था। मतलब वो कैडर मतलब होता है कि कौन से राज्य में काम करेंगे। 30 साल तक इन्होंने लगभग सेवा दी थी अपनी, 30 साल तक काम किया उन्होंने सिलेक्शन के बाद में। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में काम किया था इन्होंने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी उनको दे दिया गया था। ठीक है, जैसे आपको जिला आवंटन होता है ना, वैसे यहाँ पर में राज्य आवंटन होता है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी दिया गया था इनको। नाउ फ्रेंड देखिए, यूनिवर्सल सफरेज मींस दैट द राइट टू वोट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय। अब देखिए, ये आप लोगों का 6 to 8 के अंदर में टीआरई 2.0 के अंदर में 9/12/2023 को आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, और जो टीचिंग परीक्षा के साथ में एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग जो है फ्रेंड्स, आपका एक फैसला आप लोगों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है। ठीक है, तो देखिए, नॉट नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय मतलब आप कोई भी जाति के हो, कोई भी जो है लिंग के हो, लड़का हो लड़की हो या कोई और लिंग के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बिलीफ क्या है, ठीक है, आप भगवान में मानते हो नहीं मानते हो, कौन से भगवान में मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास में संपत्ति है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वोट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय, इससे भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इससे भी नहीं है, और इससे भी नहीं है। तो आंसर होगा आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि किस मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है, जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से, इन तीनों से भी नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इन तीनों के जरिए ही, ठीक है, मतलब कोई भी चीज हो, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, दिमाग से सही होने चाहिए, बस इतनी सी बात है, आप लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। सिंपल सिंपल सा ये। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर किया था, इसका हाथ ऊपर कर देंगे आप सभी लोग। शशि बालाजी, आप बोलो ओल्ड वाला भी बैच मिल सकता है क्या सर, अभी कोई बैच लूँ तो। देखिए, आपको आपके लिए ना हमने ऑफर रखा हुआ था, आप लोगों को बहुत लंबा समय दिया भी था हमने। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बात करूंगा, जो भी बच्चे हैं जो जुड़ चुके हैं उन लोगों को भी क्या हम लोग दे सकते हैं अभी भी। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर में विचार करेंगे, लेकिन जो बच्चे अभी तक जुड़ चुके होंगे वो, ठीक है, उनके ऊपर में विचार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं पहले चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, चांद पर पहला कदम किसने रखा और चांद पे दूसरा कदम किसने रखा। ठीक है भाई, पहला कदम भी उसी ने रखा था, दूसरा भी उसी ने रखा था, लंगड़ी करते हुए नहीं जा रहा था वो। ठीक है, तो चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति, ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, कौन से साल में रखे थे ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी इज द करेक्ट आंसर, 66वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि रोचक तथ्य में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को, अब देखिए कहीं जगह पे आपको 19 जुलाई मिलेगा, कहीं जगह पे 20 जुलाई मिलेगा। आप किसको मानोगे भाई, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये, या एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। तो 20 जुलाई 1969, ये ईयर आप लोग याद रख लीजिए एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला 1969 के अंदर में, कोई है आप लोगों में से जिसका जन्म हो चुका था 1969 के अंदर में। ठीक है, आप में से कोई है जिसका जन्म हो चुका था 1969 के अंदर। चलिए, तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा के ऊपर में कदम रखा था, ये उनके ओरिजिनल ये फोटो है उस समय की। चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9-10 का एक क्वेश्चन आपका टीआरई 1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मनी बिल। देखो, इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, पैसों से रिलेटेड है भाई, ये वित्तीय मामलों से संबंधित है। ठीक है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, सही बात है, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसको। ठीक है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा ओनली। ठीक है, गलत। राज्य, देखो, दो और तीन एक साथ सही हो सकते हैं क्या, आप लोग खुद बताओ, आप तो इतने समझदार बच्चे हो यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप बताओ। ठीक है, ठीक है, आप लोग बताओ, इतना इंपॉर्ट आप लोग जो है। ठीक है, एस्पिरेंट अनमोल जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक बार कनेक्ट करके वो कर लीजिए।
टीचिंग परीक्षा के चैनल के ऊपर। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये लोकसभा के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये गलत है आप लोगों का। आपसे इनकरेक्ट वाला ही पूछा है तो 3 होना चाहिए उस पॉइंट के अंदर में। तो यहाँ पर मैं देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। जहां पर देखो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, 2 आंसर नहीं हो सकता, तो जहां 2 दिया है उसको काट दो, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा है, ये बात को समझना आप लोग, आपसे गलत वाला पूछा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो आप लोगों का सी होगा या तो नन ऑफ दी अबव होगा। मोर देन वन ऑफ दी अबव भी आंसर नहीं हो सकता आपका। ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। कितने लोग इस यहां तक पहुंच चुके हैं, हाथ ऊपर कर दो एक बार प्लीज। मैं ये अंडरस्टैंड, मेरे को जजमेंट करने में आसानी होगी कि कितने लोग समझदारी से काम ले रहे हैं। हाथ ऊपर कर दो, यहां तक पहुंच गए, एटलीस्ट ये समझ आ गया, नहीं भी पहुंचे थे बट अब समझ में आ गया कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आप लोगों का मनी बिल। ये बिल्कुल सही बात है। मनी बिल जो होता है आपका वित्तीय जो विधेयक होता है, वित्त विधेयक, केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। राज्यसभा में किया जा सकता है, गलत है। राज्यसभा में प्रस्तुत ही नहीं कर सकते उसको। राज्यसभा केवल 14 दिन के अंदर में जो लोकसभा ने पास किया है उसमें अपना सलाह दे सकता है बस, ठीक है। ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है, ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो 1 भी आंसर नहीं हो सकता, तो यहां पर मैं देखो 1 को दिया हुआ है उसने कि 1 को असत्य है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर बचा क्या फिर? बचा क्या फिर? बचा यहां पर मैं आप लोगों का केवल ई, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्पीकर इज रिक्वायर्ड ऑन इट्स नेचर। ये कैसा है, क्या ये मनी बिल है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है, ठीक है। इसकी प्रवृत्ति पर कौन निर्धारित करता है? सभापति, ठीक है। लोकसभा का सभापति होना चाहिए था यहाँ पर में, बट मैंने आपको हमेशा बताया है, ठीक है, अगर हिंदी और इंग्लिश में डिस्क्रिपेंसी होंगी तो हमेशा इंग्लिश वाले को माना जाएगा। यहाँ स्पीकर लिखा हुआ है और स्पीकर जो है वो लोकसभा का होता है, ओके। ये याद रखना है आप लोगों ने। सभापति लोकसभा के स्पीकर को भी बोल देते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को भी बोल देते हैं, लेकिन यहाँ स्पीकर लिखा है तो इंग्लिश वाले को सही माना गया, तो ये आप लोगों का सही है। तो 4 भी जहां जहां है वो भी आंसर नहीं हो सकता था आप लोगों का, क्योंकि गलत वाला पूछा है। तो आंसर आप लोगों का नन ऑफ दी अबव हो गया, सब सिंपल, ठीक है। तो सिंपल आंसर क्या हो गया आप लोगों का? नन ऑफ दी अबव, ओके। क्योंकि केवल और केवल तीसरा वाला गलत था। ओनली 3 इज रॉन्ग, ओनली 3 इज रॉन्ग, ठीक है, इनकरेक्ट। बाकी सारे सही है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा था ना, इसी वजह से नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि ओनली 3 कहीं पे भी दिया नहीं है। समझ गए आप लोग? ओनली 3। चलिए वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चंस करते रहना है आप लोगों ने। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को अच्छे से देखते रहिए आप सभी। मनी बिल का आर्टिकल बताएंगे आप लोग मुझे। अब एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट, मनी बिल का आर्टिकल। मनी बिल जो है उसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक, मैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाली क्लास भी लेने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्द पेड क्लास के अंदर में, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। बड़ी क्लास रहेंगी जिसमें हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे पूरे के पूरे, बहुत जल्द आएंगी शिल्पा जी, ठीक है। जो आपने कहा है ना अभी, बस मैं बोलूंगा नहीं, बस कल का इंतजार कीजिए, कल आपके लिए सरप्राइज है, बहुत जल्द। बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे हैं ना, कल कल सरप्राइज। तो मनी बिल जो है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में 2 बज चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी कुलदीप सर रेडी है, कुलदीप सर की जो क्लास है वो रेडी यहाँ पर मैं आप लोगों की हो चुकी है। अब आप लोग कुलदीप सर की क्लास देख लीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 9:30 आज, ठीक है, जीएस की क्लास है। जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं वो जरूर आ जाएंगे 9:30 डॉट। जो नहीं जुड़े हैं अभी भी, ठीक है, अभी भी समय आपके पास में। टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो, रैंक के तरफ में आप स्ट्राइव कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो अपनी। यह आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया टीचिंग परीक्षा ने बार 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 बार, ओके। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी के सभी, और अभी कुलदीप सर की क्लास है वो भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में आप लोग जो है फ्रेंड्स, नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ भी सकते हो, ओके। सर कॉम्बो वाला बैच ले लिया है सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, राधे राधे जी, चलो बहुत अच्छी बात है आपका, ठीक है। राधे राधे जी का एक कमेंट आया है यहाँ पर में, चलिए। सर टीजीटी एसएसटी में सिलेक्शन हो गया है सर, मैंने आपका कॉम्बो बैच लिया था, थैंक यू टीचिंग परीक्षा। चलो राधे राधे जी, आपका जो भी ओरिजिनल नाम हो वो भी लिख दीजिएगा प्लीज, आपने मतलब वहां पर मैं अपना यूट्यूब पे राधे राधे लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन बाय द वे आपको, ओके। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। गौस जी, आपको 40 नंबर की तैयारी करनी है, जीएस वाला बैच भी अवेलेबल है।
ठीक है, आप कर सकते हो उसको। थैंक यू।